What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए आज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट हम कवर करेंगे, आज 18 जुलाई है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद में हम अपना पॉलिटिकल लेक्चर देखेंगे और पॉलिटिकल लेक्चर में आज हम लोगों को एक नई डायरेक्शन देनी है। वो नई डायरेक्शन क्या है? आज से हमारे आर्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। आज से हम आर्टिकल भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल से आज स्टार्ट होने जा रही हैं चीजें। देखिए आर्टिकल जो है वो आप लोगों को रटने नहीं है। आर्टिकल आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये बैठ के तोते की तरह रटते रहो इसको, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जिस तरीके से हम लेक्चर डिस्कस करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो आप लोगों को जो भी आर्टिकल याद करने लायक है वो अपने आप ही स्वतः ही वो याद हो जाएंगे। तो कोई भी आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, जिस तरीके से मैंने टेस्ट लिया था लास्ट संडे में, तो लास्ट संडे में हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था उसके बाद में जो आप लोगों का रेस्पॉन्स निकल गया, उसमें वो टेस्ट से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि लेक्चर आराम से ऐसे ही अगर मजे मजे में आप सुन रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इन लेक्चरों को आपको बिल्कुल सीरियस होकर सुनना पड़ेगा अगर एग्जाम निकाल रहे हैं। अगर कोई जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सुन रहा है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, हिस्ट्री क्या रही है, कहां से निकल के आया है, प्रीएम्बल क्या था, जो कि हमने अब तक कवर कर लिए चैप्टर, अगर कोई ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए सुन रहा है तो सही है। पर लेकिन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब लेक्चर को एक बार नहीं, कम से कम दो बार सुनो, क्योंकि एक बार में इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती है। इसके बाद में पीडीएफ रखो अपने पास में और उसका क्या करो, पीडीएफ का रिवीजन करो जितना ज्यादा कर सकते हो आप लोग। ओके, पीडीएफ का जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज्यादा रिवीजन करो। और उसके बाद में जो हर वीकेंड में टेस्ट लेता हूं उस टेस्ट को अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि जो भी हम 5 दिन में यहां पर पढ़ाएंगे उस 5 दिन का कंक्लूजन उस टेस्ट में होगा। तो उस टेस्ट के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर टेस्ट में आप लोगों के लगभग 60% के करीब नंबर आते हैं, जो कि बहुत कम के आए हैं अब की बार अगर देखा जाए तो आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उससे कम है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेक्चरों को ढंग से सुनना पड़ेगा, लेक्चरों को हल्के में नहीं लेना है। ओके, तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का डे देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे बोलते हैं, जो कि 18 जुलाई जो कि आज है, सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो इनके बारे में बता दिया जाए कि ये है कौन। तो ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। आप लोगों मैप में भी देखेंगे तो थोड़ा आइडेंटिफाई ढंग से कर पाएंगे। ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही हो गया साउथ अफ्रीका। यहाँ से इंडिया के साथ में कंपेयर करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ गया। तो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ, अपार्थाइड मूवमेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपार्थाइड, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया है। वो तो लगभग 67 ईयर तक ये उसके खिलाफ लड़ते रहे। रंग भेद मतलब ब्लैक और व्हाइट वाला रंग भेद का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, जिसके तहत जो व्हाइट्स हैं उनको तो क्या किया जाता था, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी। इवन बसों में भी उनके लिए रिजर्वेशन हुआ करता था सीट का, कि यहाँ पर कोई भी ब्लैक इंसान नहीं बैठ सकता है। इसके अलावा क्या थे, पार्क अलग डिसाइड थे कि इन पार्क में ब्लैक जाएंगे और इन पार्क में व्हाइट जाएंगे। स्कूल बच्चों के वो सब अलग अलग थे। मतलब इतने ज्यादा लेवल पर था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी। और इसके खिलाफ लड़ते लड़ते ही ये बाद में प्रेसिडेंट भी रहे। 1994 तक, 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो ये फर्स्ट अगर देखा जाए तो एक तरीके से फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ये, जो फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे उसके तहत अगर ये जो चुन के आए थे तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उस तरीके के। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और गांधी जी के फॉलोवर थे ये। जिस तरीके से गांधी जी ने नॉन वायलेंस का एक तरीके से सहारा लेकर चला है और हमारी कंट्री को आज़ादी दिलाई है, तो ये भी उसके बहुत बड़े फॉलोवर थे। इन्होंने भी अपने कुछ उसी तरीके के इन्होंने भी अपने लॉ और रेगुलेशन बना के रखे कि हमको भी बिल्कुल गांधी जी के हिसाब से ही चलना है। देखिए हर एक इंसान को लाइफ में अपनी एक लाइन और लिमिट डिफाइन करनी चाहिए। उसके कुछ एथिक्स होने चाहिए अपने बेस पे कि यहाँ तक ये मेरी लिमिट है। डिसिप्लिन होना चाहिए कि यहाँ तक मैं वर्क करूंगा। तो इसी तरीके से इनको भी अच्छा लगा कि गांधी जी की तरीके से फॉलो करके चला जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने मूवमेंट लड़ा और लगभग 67 ईयर तक इन्होंने लड़ाई करी, ठीक है ना। तो जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोसाइटी में जस्टिस दिलाने के लिए, तो 67 ईयर तक ये कंटिन्यू करते रहे। तो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और यूएन ने फर्स्ट टाइम 18 जुलाई 2010 में इसको सेलिब्रेट किया और 2009 को इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इनके बेस पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो लड़ते किसके खिलाफ हैं? पुअर्टी के खिलाफ, पीस के खिलाफ। तो ये इसी तरीके से डाइवर्सिटी, कल्चर, तो ये सब चीजें हैं जिसके खिलाफ ये लड़ते हैं। इस दिन के खिलाफ मतलब जिसके खिलाफ ये लड़े हैं स्टार्टिंग में, तो उसी के बेस पे दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है।
तो याद रखना है आप लोगों को, अपार्थाइड मूवमेंट जो था वो साउथ अफ्रीका में चलाया गया था, और खासकर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कई बार एग्जाम में, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो आज का अपना पॉलिटी का चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो पार्ट फर्स्ट में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल फर्स्ट से आर्टिकल 4 तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर ये 4 आर्टिकल आते हैं और इसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यहां पर आप लोगों को बहुत बार एक बात देखने को मिलती होगी, क्या वो, कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है या फिर भारत है। ठीक है, जब इंडिया का नाम लेते हैं तो ये सुनने में आता है कि ये एक अर्बन एरिया है, और जब भारत का नाम लेते हैं तो ये क्या डिवाइड होता है कि ये एक रूरल एरिया है। ये भी कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया है कि जो अर्बन है वो इंडिया है और जो रूरल है वो भारत है, तो दोनों का नाम भी डिवाइड कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आर्टिकल 1 के हिसाब से हम लोग चले तो वहां पे क्या बोला गया है, भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया है रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब फेडरेशन सब मिलकर बने हुए हैं उस तरीके से वर्ड यूज नहीं किया गया है जिस तरीके से यूएसए का नाम लिया जाता है। यूएसए जो है एक फेडरेशन के तौर पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्टेट है उनके खुद की सिटीजनशिप होती है, अलग से खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कोर्ट भी बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कोर्ट भी है वो भी एक पहले ऊपर हो गया, जो नीचे है वो ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट है वो स्टेट के कोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो भी हमारे सेंटर के कोर्ट से ही, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही नीचे वाला पार्ट है वो, ऐसा नहीं है कि वो स्टेट के कोर्ट हो गए अलग से। ओके, जबकि यूएसए में क्या रहता है, दोनों का अलग अलग डिसीजन रहता है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, जबकि वहां पे मतलब अपना स्टेट अलग लेके चलता है सारा फंडा और सेंटर अलग लेके चलता है, तो दोनों के बीच में काफी डिफरेंस रहता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आर्टिकल फर्स्ट है ये डील करता है 2 बातों के साथ में। क्या है, एक तो कंट्री का नाम, कंट्री का नाम क्या बोला गया, इसमें दोनों बात यूज की गई है, इंडिया दैट इज भारत, तो ये दोनों वर्ड यूज किए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या रीजन बन गया कि ऐसा करना पड़ गया कि इंडिया भी लिखना पड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन में और भारत भी लिखना पड़ गया। दूसरी बात क्या बोली गई है, दूसरी बात बोली गई है यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिटी की, कौन सी किस तरीके की पॉलिटी यहाँ पर रहेगी। ओके, तो पहला देख लेते हैं कि ये क्या बात है कि किस तरीके से 2 नाम देने पड़ गए। देखिए, कुछ आदमियों ने सजेशन दिया कि इसका नाम भारत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हिंदी वर्ड थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, भारत माता की जय जिस तरीके से बोली गई है, तो उस तरीके से भारत रखना चाहिए। पर लेकिन बहुत से ऐसे थे जो मॉडर्न नेम सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि इसका नाम इंडिया रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के जो सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा आ गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिला के एक ही नाम दे दिया। किस तरीके से कि दोनों को मिला लिया जाए, वही है। फिर मिड पाथ पे चलना पड़ा, बुद्धा जी के पाथ पे चलना पड़ा, तो बोल दिया कि ऐसा है, इसको एक दोनों को मिला के एक साथ बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत। तो इस तरीके से दोनों वर्ड यहां पर रखे गए हैं आर्टिकल फर्स्ट में। अगर कोई पूछा जाए कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, इंडिया है या भारत है, तो दोनों ही रखे गए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, माइंड में क्लैरिटी करके चलनी है। तो दोनों ही वर्ड रखे गए हैं। तो जो ये इंडिया, ये भारत आपको आज इस तरीके का देखने को मिलता है, ये उस टाइम पे इस तरीके का नहीं था। स्टार्टिंग में ये बनाया गया इस तरीके का। आज की डेट में कितने यहाँ पे 29 स्टेट है और 11 यूनियन टेरिटरी, वो 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, तो ये स्टेट बनाया गया है। तो आज की डेट में ये संख्या है जो कि चेंज होती रहती है। कुछ दिनों पहले कितने थे, 28 थे। एक नया स्टेट आ गया, कौन सा, तेलंगाना। तो ये जो प्रोसेस है नया स्टेट बनने का या फिर यहां से बाहर निकलने का, ये सारी चीजें क्या है, आप लोगों को सारी बातें यहां पर कंफ्यूजन रहता है कई बार कि बाहर वाली टेरिटरी को तो हम अंदर ले लेते हैं, अंदर वाली टेरिटरी बाहर जा सकती है क्या, इस तरीके की बातें भी। तो ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के आगे चलते चलते कवर हो जाएंगे। ओके, अब बात क्या आती है यहाँ पे देखने वाली बात ये आती है कि आर्टिकल में तो हमने लिख रखा है यूनियन, पर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा फेडरल, मतलब यहाँ पे तो स्टेट भी है, सारे स्टेट भी मिलके सारे साथ में चलते हैं। जो पॉलिटी है हमारे यहाँ पे सब स्टेट के अलग अलग सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरीके से रख तो दिया हमने यूनियन कि ये यूनियन हो गया, पर फेडरेशन के बेस पे सिस्टम है, इसीलिए हमारे यहाँ को क्वाइजाई फेडरल बोलते हैं। ठीक है ना, कि आधा यूनियन आधा फेडरल। और कई बार ऐसा होता है जैसे इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पर तो कंप्लीटली सेंटर के बेस पे सारी काम हो जाती है। तो वो भी हमने लास्ट चैप्टर में वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, एक बात क्या निकल के आती है, अंबेडकर जी ने क्या बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट जो वर्ड रखा गया उसका कुछ मतलब है। मतलब क्या है कि हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अब जो सबने मिलके एक यूनियन, जो हमारी इंडिया जो कंट्री बनाई गई है, किनके द्वारा बनाई गई है, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा बनाई गई है। और इकट्ठी किसके द्वारा की गई है, जिनका नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है, उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है इंडिया का। ठीक है ना, तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये क्या किया गया, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोलते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया, सब स्टेटों को एक जगह इकट्ठा किया गया। ठीक है ना, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। जिस तरीके से जर्मनी को इकट्ठा किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, इसी तरीके से इन्होंने
इकट्ठा किया किसके, इंडिया के स्टेट को, तो बिस्मार्क भी बोला जाता है। कई बार इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे जो हमारी कंट्री है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट पड़े हुए थे बहुत दूर दूर और उनको मिला के हमने एक स्टेट बना दिया, ऐसी कंट्री बना दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारा पहले से एक यूनियन था और वो चेंज होता रहता था, कभी कोई सा स्टेट किसी में मिल गया जाके, कभी कोई सा किसी में मिल गया जाके। तो इस तरीके से जो हमारा फेडरेशन है वो ऐसा नहीं है अरेंजमेंट होके एक साथ में आए हुए हैं, जिस तरीके से अमेरिकन है। अमेरिकन अगर फेडरेशन देखे तो सारे स्टेट अलग अलग थे और उन्होंने मिलके एक यूनियन बना लिया। तो हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर अगर एक साथ में मिलके आ चुके हैं, यहाँ पर हटने की भी ताकत नहीं है, ठीक है, तो कोई हट भी नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल बोला जाता है। जो हमारा फेडरेशन है, यूनियन को इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब ये क्षय नहीं हो सकता, ये घट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए जिस तरीके से क्या किया है हम लोगों ने अभी, हम लोगों ने यहां पर एक नया स्टेट बना दिया तेलंगाना। यूपी के भी कई सारे पार्ट बनाने की बात चल रही है। इधर क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग में भी एक नया पार्ट बनाने की बात चल रही है। तो इस तरीके से नए नए पार्ट बनाने की बात उठती रहती है। पर लेकिन जो ये बाउंड्री हमने डिसाइड कर दी है ना, इस बाउंड्री के अंदर ही हम चाहे 1 लाख पार्ट बना ले, चाहे 1 लाख स्टेट हम छोटे छोटे डिवाइड कर ले, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम तोड़ के दूसरी कंट्री को पकड़ा दे कि ये लो उत्तर प्रदेश चाइना के पास में पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, हमारा यूनियन ही रहेगा, चाहे अंदर हम कितने भी पार्ट क्यों ना बना ले। तो ये नए पार्ट बन गए तेलंगाना, कल को यूपी के अगर बन जाए तो ये अंदर पार्ट बढ़ेंगे तो स्टेट की संख्या बढ़ती रहेगी, 29 में प्लस में चलती रहेगी। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनियन से अलग होकर वो चले जाएं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल बोला जाता है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ये वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है और कई बार कंफ्यूजन में भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और देखिए वर्डों का हेर फेर होता है, तो आप लोग अगर ढंग से सुनेंगे तो ये इस तरीके की बातें आपके माइंड में क्लियरिटी बनाए रखेंगे और आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए जो यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट की बात की जा रही है, तो आर्टिकल फर्स्ट को अगर देखा जाए तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या वर्ड यूज किया गया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम यूनियन बोल रहे हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है वो, पहले में तो है टेरिटरी ऑफ स्टेट, स्टेट आते हैं। दूसरे में यूनियन टेरिटरी, जिनको यूटी बोलते हैं। साथ है हमारे यहाँ पर कौन कौन सी है अभी दिखाऊंगा। तीसरे पोर्शन में आप लोग हमेशा मतलब गलती कर जाते हैं, अगर 2 ऑप्शन दे दिए तो तीसरा ऑप्शन आप हम हमेशा छोड़ जाते हैं। वो क्या है कि यहाँ पे वो भी टेरिटरी काउंट होगी जो इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से एक्वायर करी है। मतलब हमने अगर कोई टेरिटरी बाहर से एक्वायर करी है तो वो भी यहाँ पर आएगी। जिस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं आप गोवा का, दमन एंड दीव का, तो ये बाहर से एक्वायर की गई टेरिटरी है। कैसे की गई है वो तो आप लोगों को आगे आगे जैसे लेक्चर चलेगा देखने को मिलेगी। उससे पहले कंफ्यूजन आप लोगों से माइंड से ये क्लियर करना है, ये क्या कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में, एसएससी में और बैंकिंग में पूछा जा चुका है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया को अगर देखा जाए 2 वर्ड यूज होते हैं, एक तो है टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा वर्ड क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन सा बड़ा है, किसका ज्यादा मीनिंग है, कौन ज्यादा मीनिंगफुल है, कौन ज्यादा बड़ा है, तो वाइडर एक्सप्रेशन किसका है। तो ये देखने में आता है यूनियन ऑफ इंडिया में तो इंक्लूड होते हैं ओनली स्टेट, ओनली स्टेट, ये इस तरीके के वर्ड बहुत बार यूज किए जाते हैं, तो ओनली स्टेट होते हैं। पर लेकिन जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात आती है तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो अभी मैंने सारे बताए वो सब आ जाते हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट भी आ जाती है, यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है, टेरिटरी अगर कोई एक्वायर्ड करी है हमने बाहर की कंट्री से वो भी आ जाती है। और जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी मैंने बोला तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, इंडियन जब टेरिटरी की बात करते हैं ना तो टेरिटरी में आप लोगों ने देखा होगा इंडियन ओशन में भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमारे अंडर में आता है, ठीक है ना, आसपास हमारी कंट्री के जो है, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को ये याद रखना है, ये वाला ज्यादा वाइडर है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा वाइडर है। इसके ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी रखनी है, तो बिल्कुल क्लियरिटी माइंड में रख के आप लोगों को आगे बढ़ना है, ओके। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंस करने की बात की गई है स्टेट के अंदर और किसके अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर। अगर हम लोग देखें स्टेट की अगर बात की जाए तो क्या बात है, यहां पर स्टेट की अगर बात की जाए तो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है सेंटर के और स्टेट के बीच में। जिस तरीके से हमने देखा फाइनेंस जो कमीशन है वो भी एक तरीके से जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सेंटर ऑफ स्टेट के बेस में पावर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कि देखिए कई सारे हमारे यहाँ पर लिस्ट है, कौन कौन सी लिस्ट बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और उसके बाद में कंकरेंट लिस्ट है। तो ये लिस्ट जो है वो इसी तरीके से बनाई गई है किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना है, मतलब यहाँ पर काम दिया गया है कि आप इस एरिया में वर्क करेंगे, आप इस एरिया में वर्क करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर का अगर कॉन्सेप्ट ले ले तो वहां कहां पे आता है, स्टेट में आता है, ठीक है। सेंटर का ले लीजिए, डिफेंस कम्युनिकेशन वगैरह, इस तरीके से जो बातें आ गई वो सेंटर में आ गई। कॉन्करेंट में जो जिस पे मिलकर दोनों काम कर सकते हैं वो कॉन्करेंट में आ जाती है। दोनों ही नियम बना सकते हैं पर लेकिन सेंटर के नियम प्रिवेल होंगे यहाँ पर।
तो इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के बीच में। पर जब भी यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है किसके द्वारा? ये की जाती है सेंटर के द्वारा। अगर दो यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया जाए, दिल्ली को और पौंडीचेरी को, यहां पर 2 टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर आज की डेट में सीएम होते हैं, ठीक है, वरना और सब जितनी भी टेरिटरी हैं वहां पर क्या होता है, वो डायरेक्टली सेंटर के द्वारा रूल की जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बात बोली गई है आगे कि किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो टेरिटरी है वो ऐड हुई है, वो बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए जो 3 तरीके दिए गए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो सेशन मतलब रियासत, अगर किसी ने गिफ्ट कर दी हो या किसी ने प्लेबेसाइड का काम हो गया, परचेज कर लिया, इस तरीके की बातें अगर होती हैं तो अगर तो उस तरीके से एक तो इस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। प्लेबेसाइड क्या होता है, एक तरीके से रेफरेंडम काइंड ऑफ ये होता है, पूछा जाता है कि कहां पे आप जाना चाहते हैं, किस साइड में आप लोग रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके की वर्ड है कई सारे, आगे जब सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट समझाऊंगा वहां पर आप लोगों को सारे ये वर्ड रेफरेंडम प्लेबेसाइड ये क्या होते हैं सारी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं। इसके बाद में ऑक्यूपेशन मतलब ऐसी टेरिटरी जो किसी के अंदर में नहीं आती है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है, कॉन्क्विस्ट की गई हो, विजय की गई हो, सब्जुगेशन की गई हो। तो इस तरीके से ये 3 बातें यहां पर बोली गई जिसके तहत कई सारी टेरिटरी अपने अंदर मिलाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फॉरेन टेरिटरी थी जो हमने अपने अंदर मिला ली है, दादर एंड नगर हवेली, इसके बाद में गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी और सिक्किम। तो ये क्या हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन जब से प्रारंभ हुआ तब से स्टार्टिंग में देखिए 2 मैंने ग्रीन में लगाई है। क्यों लगाई है ग्रीन में, इसका मतलब है ये पहले क्या था, ये यूनियन टेरिटरी थी। आज की डेट में इनको स्टेटस दे दिया गया है स्टेट का, आज की डेट में स्टेट के अंदर में आने लगे हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जब इनको एक्वायर किया गया ये यूनियन टेरिटरी थी और इनको सेंटर के अंडर में रखा जाता था। पर लेकिन आज की डेट में ये स्टेट बन चुके हैं कंट्री में, ठीक है। तो ये बात भी आगे आगे डिटेल में और चलती जाएगी, जिस तरीके से पता चलेगा कि कैसे कैसे बने हैं, कब कब बने हैं, तो वो बातें अलग आएगी। वैसे आप बता सकते हैं कि कब स्टेट का दर्जा दिया गया था गोवा को और कब स्टेट का दर्जा गया था सिक्किम को, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आंसर आजकल आप लोग बहुत कम दे रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं, मतलब कुछ बताइए यार, इस तरीके से थोड़ी ना काम चलेगा। आप लोग पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो पार्टिसिपेट अच्छे से करिए, तभी तो एक दोनों तरफ से म्यूचुअल कम्युनिकेशन बन के चलेगा। तो आप लोगों को भी अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, ओके। अब आगे चल रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 2 के अंदर 2 पावर है, याद रखिएगा, 2 के अंदर 2 पावर है। तो पहली क्या पावर है, पहली पावर जो है एक तरीके से यूनियन अगर कोई न्यू स्टेट बनाना चाहे, मतलब कोई नया स्टेट है उसको एडमिट करना चाहे, अपने अंदर मिलाना चाहे तो उसको मिला सकती है, ठीक है ना। एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट, वो स्टेट ऐसा होना चाहिए कि पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नया स्टेट बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, पहले से कोई स्टेट एग्जिस्ट है उसको अपने अंदर मिला लिया। तो एक तो ये पावर है पार्लियामेंट के हाथ में हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी क्या पावर है, पावर है कि ये क्या नया स्टेट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने अभी तेलंगाना किया है, ठीक है ना। तो नया स्टेट भी बनाया जा सकता है और पुराने स्टेट को भी अपने अंदर मिलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 के तहत ये बातें की गई है। और पार्लियामेंट को पावर है रिकॉग्नाइज देने के लिए स्टेट की, उसके अंदर क्या आता है वो आर्टिकल 3 के अंदर बात होती है। आर्टिकल 3 की जब बात करते हैं तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखिए पार्लियामेंट के हाथ में क्या क्या पावर है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है। रिलेटेड टू स्टेट, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं, ठीक है ना। पुराने स्टेट में से मतलब अलग से नया स्टेट बना सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं 2 स्टेटों को या 3 स्टेटों को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं। इसके अलावा मतलब हमारे यहाँ पे जिस तरीके से स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा है कि मान लीजिए मन कर गया कि मध्य प्रदेश को मिलाना है छत्तीसगढ़ के साथ में, तो दोनों को मिला सकते हैं, ठीक है ना। बिहार को मिलाना है झारखंड के साथ में, तो दोनों को मिला सकते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को मिलाना है उत्तराखंड के साथ में, तो मिला सकते हैं, जो कि अलग अलग भी इनसे हुए हैं सारे, तो इनको फिर से मिला सकते हैं हम लोग। तो ये किसके हाथ में पावर है, ये पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। पार्लियामेंट ऐसे डिसीजन ले सकती है बहुत आराम से, तो ये कंप्लीटली पावर पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए इनको लग रहा है कि कुछ दिनों से क्या लग रहा है यार, ये गोवा जो है हमारी आंखों में खटक रहा है, बड़ा छोटा सा स्टेट है, तो क्या कर लें, कर्नाटका को इसको साथ में मिला दें, ठीक है ना। तो इसका नाम गोवा रख दिया, पूरा कर्नाटक को अंदर मिला के। तो ऐसा भी हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। तो हमारे पार्लियामेंट के हाथ में ये भी पावर है, और ऐसा पावर मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है। इंक्रीज द एरिया, इसके डिक्रीज द एरिया, या फिर ऑल्टर द बाउंड्री कर सकती है, या फिर नाम चेंज कर सकती है। मान लीजिए तेलंगाना रखा, उसकी जगह कुछ और भी नाम रख सकते थे। तो ये भी किसके हाथ में पावर होती है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है। तो पार्लियामेंट को अच्छी खासी पावर दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो ये सारी पावर पार्लियामेंट को इसीलिए दे रखी है ताकि हमारा एक यूनियन बना रहे। अगर स्टेट को पावर देंगे तो स्टेट सारे अपनी अपनी मनमानी करेंगे और यूनियन की कोई सुनेगा नहीं, तो कल को तो बहुत ज्यादा एक तरीके से टेंशन हो जाएगी, दोनों के बीच में रस्साकसी चलने लगेगी। स्टेट बोलेगा मुझे तो अपना नाम तेलंगाना रखना है, और वो बोलेंगे, सेंटर बोलेगा मुझे तो तेरा नाम कुछ और रखना था।
तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर लेकिन दोनों मिलकर काम करें और पावर जो है वो प्रिवेल किसकी रहे, वो सेंटर की रहे, इस तरीके का हमारे यहाँ पर एक फ्रेम बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जितनी भी बातें मैंने बोली है, ये बढ़ाना है, ये घटाना है, नाम चेंज करना है, तो वो सारी बातें ऐसी भी नहीं है कि इतना नॉर्मल है कि पार्लियामेंट आराम से ऐसे ही कर लेगी। प्रेसिडेंट को बीच में डाल दिया गया है। आर्टिकल 3 में कंडीशन भी डाली गई है। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कुछ करना है, चेंज करना है किसी भी तरीके का, ठीक है, तो पार्लियामेंट तभी चेंज कर सकती है जब प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ले चुकी हो ऑलरेडी, ठीक है, प्रेसिडेंट ने हाँ भर दी हो पहले से ही कि हाँ आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो भी चेंज करने वाली बात चल रही है, एक स्पेसिफाइड पीरियड से पहले पहले स्टेट को बोला जाएगा कि स्टेट से कंसर्न, मतलब स्टेट के सजेशन भी लिए जाएंगे इसमें। कहने का मतलब यह है कि जो बिल है, अगर बिल को पहले स्टेट को भी भेजा जाएगा, और ये काम कौन करेगा, ये प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट रेफर करेगा कि जिस स्टेट के कुछ चेंज किया जा रहा है, नाम चेंज करने वाली बात है, तो वहां की भी स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उससे पूछना पड़ेगा कि आप लोगों का क्या व्यू है इसके बारे में। क्योंकि देखिए जो लोकल एरिया है उसके बारे में स्टेट को ढंग से पता होता है, तो लोकल एरिया में जो स्टेट है तो कम से कम स्टेट के बारे में उसको पता होगा नहीं कहाँ पे क्या एरिया है। कल को अलग से कोई स्टेट निकालने लगे किसी में से, तो पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जो असली लोकल कंडीशन है वो स्टेट को पता होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करना है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है किस तरीके के डिसीजन आप लोगों को लेने हैं अगर कुछ भी चेंज करना है तो, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट अगर आगे फॉरवर्ड करना है तो पहले प्रेसिडेंट से होकर ये बात गुजरनी पड़ेगी, ओके। पर दूसरी बात एक और है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से इस जो पहले बात बोली गई है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो क्या है कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को एक तरीके से बाउंड नहीं है। अगर स्टेट ने मान लीजिए कोई व्यू दिया है, ठीक है ना, या व्यू दिया है उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को या प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो फिर एक बात यहाँ पे बोली जा सकती है, वो क्या निकल के आती है कि वो ये निकल के आती है, पार्लियामेंट कभी भी पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकती है अंदर का किसी भी टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स विल। मतलब अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से पार्लियामेंट जब चाहे, पार्लियामेंट का अगर मन करने लगा, कल को क्या मन करने लगा कि सारे स्टेटों को काट के, मतलब सारे स्टेटों को हटा के बीच में क्या करना है, ये सारे नॉर्थ स्टेट हो गया और ये साउथ स्टेट हो गया, और सब स्टेटों के नाम कुछ नहीं है यहाँ पर, नॉर्थ पोर्शन ही हो गया, साउथ पोर्शन ही हो गया, ऐसे कर सकता है। मन किया तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ गई कंप्लीट, तो किसी भी स्टेट के हाथ में पावर नहीं है, ओके। और एक तरीके से स्टेट की टेरिटरी इंटीग्रिटी का भी कोई गारंटी नहीं देती है पार्लियामेंट। मतलब कोई स्टेट अगर बोले, आंध्र प्रदेश अगर बोले कि मुझे कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। किसी भी स्टेट को कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके से टेरिटरी और इंटीग्रिटी की कोई बात नहीं दी गई है, कोई गारंटी नहीं ली गई है किसकी, स्टेट की। तो स्टेट को किसी भी तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो स्टेट यहां पर भी स्टेट सदमे में आ जाता है, ओके। इसके अलावा ये वर्ड आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों वर्डों को आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। वो क्या है, इंडिया, ये बात बोली जाती है, मतलब कई बार ये लाइन भी डायरेक्ट निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्राइब किया जाता है इस तरीके से इंडिया को, क्या कि एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, मतलब यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता है। ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट को कितने भी तोड़ के कितने भी पार्ट बनाए जा सकते हैं। स्टेट भले ही 50 हो जाए, 100 हो जाए, कोई मतलब नहीं है, पर यूनियन ऑफ इंडिया ही रहेगा, इंडिया के यूनियन के ही पार्ट रहेंगे, ये बात बोली जाती है। तो इसलिए इस तरीके की जो स्टेटमेंट आती है उससे आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मैं बढ़ा देता हूं आगे। देखिए गोवा बोला था मैंने, सिक्किम बोला था, और हरियाणा और मेघालय, तो 4 स्टेट आप लोगों के लिए हो गए। 4 स्टेटों को आप लोगों को मैच करके बताना है कि कौन कौन से को यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था सबसे, मतलब स्टार्टिंग में कब इनको स्टेट बनाया गया था कंप्लीट, अब तक ये यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। तो 4 स्टेटों का आप लोगों को मिलाना है कि कब इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। और ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, इक्वलिटी के बारे में पूछा था, लिबर्टी और फर्टर्निटी, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन से लिए हैं। फ्रांस के रिवॉल्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई है ये इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी, जिनके बारे में मैंने लास्ट जो चैप्टर डिस्कस किया था प्रीएम्बल, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारे वर्ड को। हमने टोटल 9 वर्ड एक्सप्लेन किए थे वहां पर, तो आप लोग वो जाकर वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो जो लैंग्वेज रखी जाती है वो पार्ट 17 में और 8th शेड्यूल में रखी गई है, 22 लैंग्वेज, ठीक है ना। तो 22 लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, जिसके बेस पर आप लोग यूपीएससी में भी जो पेपर होता है उसमें से चूज की जाती है वो लैंग्वेज। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं निकल के, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज के लेक्चर से ये क्वेश्चन बताइए कि बाउंड्री अगर स्टेट की ऑल्टर करनी है तो वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत ये बाउंड्री ऑफ द स्टेट ऑल्टर की जाती है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है ना।
और दूसरा क्वेश्चन अगर आप मैप का भी यहां पर भी देखना चाहिए, अगर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। बताइए कि साउथ अफ्रीका, जो मैंने आप लोगों को मैप में भी कंट्री दिखाई, कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो चीजों को शेयर भी कर दिया करते हैं। ठीक है ना, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। लोगों को पढ़ा दीजिए जितना हो सके। और पीडीएफ जो है मर्ज करके आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर। एक तो है ये वाला फेसबुक पे पेज है, और दूसरा ये टेलीग्राम का चैनल है। दोनों का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो आसपास सफाई रखिए, अपने आसपास पानी भी थोड़ा सेव कीजिए, और देखिए इंजॉय कीजिए लाइफ को। छोटी सी लाइफ है, बस इंजॉय कीजिए और खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।